हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो क्लास 7 का हमने सेशन एंडिंग सैम्पल पेपर स्टार्ट किया था, जिसके हम सेक्शन ए और बी इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके थे। ठीक है, आज मैं सेक्शन सी के सॉल्यूशंस आपको बताने वाली हूँ। तो देख लीजिए पहले कि सेक्शन सी में हमें क्या क्या क्वेश्चंस गिवन है। तो देखिए ये क्वेश्चंस हमें गिवन है। 13 क्वेश्चन सेलिंग प्राइस से रिलेटेड है, सिंप्लीफिकेशन है, रेशनल नंबर निकालने हैं, इसमें आपको एरिया निकालना है, रोटेशनल सिमेट्री बतानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, इसमें ए और बी की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। ये कंस्ट्रक्शन है आपका, ये भी कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको एरिया और कॉस्ट बतानी है। ठीक है, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। और इसके सॉल्यूशंस मैंने दूसरे उस पर किए हैं, स्लाइड क्या कहते हैं, पेज पे, तो वहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो देखिए ये हम आ गए हैं उसी पेज पर। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस भी ऑलरेडी नोट कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था आपको सेलिंग प्राइस का है। तो सेलिंग प्राइस का हमें क्या क्वेश्चन गिवन है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज़ ₹540 इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज़ 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक टॉय कार का जो सेलिंग प्राइस है, यानी जो उसने बेचा उस वो कितना है, 540 है। ठीक है, और जो शॉपकीपर को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 20% हुआ है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस और ये उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कह रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं कि ये एक्स होता है। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूले याद होने चाहिए लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के। तो प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है। यानी सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट पता चलता है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, अगर आपने इसको ऐसे पढ़ा है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्योंकि ये होता है तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया एस पी माइनस सी पी। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे। प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया है, 20 दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 540, और कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया है, एक्स। अपॉन अगेन कॉस्ट प्राइस हम एक्स लिख देंगे इंटू 100। अब आप क्या करेंगे, इस एक्स को इधर ले आएंगे और ये क्योंकि 100 जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर चला जाएगा, तो ये अपॉन में चला गया और यहाँ से क्या बचा आपके पास, खाली 540 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये काट देंगे हम, 25 ज़ा 100 हो जाएगा, तो एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 540 माइनस एक्स बचा। अब इस 5 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 540 2700, और 5 की एक्स के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो ये 5x हो जाएगा। इस 5x को हम इधर ले आएंगे और x में 5x ऐड करेंगे तो हमें 6x मिलेगा और 2700 राइट हैंड साइड में रहेगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 6 अपॉन में 2700 अपॉन 6, यानी कितना आ गया, 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ ये आ जाएगा 450। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया टॉय का, वो हो गया 450 रुपीज़। ठीक है, देखिए मैंने इसको पहले से इसमें सॉल्व करके इसलिए रखा है जिससे कि मेरी वीडियो जब मैं लिखूं तो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। ठीक है, क्योंकि लिखते वक्त लिखते लिखते बताओ तो वीडियो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 14 है हमारा, सिंप्लीफाई 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 8 10 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4। तो देखिए यहाँ पे आप 5 इस 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी 5 टू दी पावर 2 दिया है, टी टू दी पावर 8 एज इट इज़ रखा। इस 10 टू दी पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है। तो मैं से ब्रेक कर दूँ, 2 इंटू 5, और जो पावर हो 3 है वो एज इट इज़ रहेगी अभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है। आपको अगर ये रूल्स याद ना हो तो याद कर लीजिएगा, ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। अगर मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर्स अलग अलग हैं, बेस सेम है, तो ये पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, और अगर यही चीज़ डिवीजन में आ जाए तो ये पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, नीचे हमने क्या करा, इसको ओपन कर दिया। अगर हमारे पास कहीं दिया है ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर एम, तो हम इसे ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एम लिख सकते हैं। ये भी हमारा एक्सपोनेंट्स के रूल है।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या हो गया, 5⁴ हो गया। ये 5�3 है। अब मैंने बोला था कि अगर डिवाइड में होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 2 की पावर, या 2 का हमें यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ते हैं। t की पावर 8 है और नीचे 4 है, तो यहाँ पर भी ये पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपके पास फाइनली जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 5 2⁻³ यानी 2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है। और t⁴, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अगर और यहाँ पे ये कुछ कर सकता तो इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है। तो इसका एक सबसे ईजी मेथड है कि आप क्या करिए, दोनों का जो भी डिनोमिनेटर है उसे पहले आप सेम कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये ऊपर ये चीज़ लिख दी है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेम करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1/4 और ये भी 2 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है। अब हमें यहाँ पे कितने नंबर्स निकालने हैं, ऊपर 3 बोल रहे हैं इसके बीच में। तो अगर 3 निकालना है तो इसके जस्ट ऊपर कितना होता है, नंबर 4। तो 4 से आप क्या करिए, इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने 1/4 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2/4 में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया, 4/16, 8/16। अब 4/16 और 8/16 के जो नंबर्स आपके रह जाते हैं उन्हें आप यहाँ लिख दीजिए। तो 4/16 के बाद क्या आएगा, 5/16, देन 6/16, देन 7/16। तो ये हमें 4/16 और 8/16 के बीच के 3 नंबर्स मिल गए। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1/4, 5, क्योंकि हमें जो नंबर्स दिए गए थे वो क्या थे, 1/4 एंड 1/2 थे, कॉमा 6/16। इसको भी आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। 2 3 6, 2 8 16। जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसे सिंप्लीफाई कर दें, अगर और अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी लिख सकते हैं आंसर आप, और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। ठीक है। एक आपको क्या दिया है, ये क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लावर बेड सराउंड है एक पाथ, जिसकी जो ये जो विड्थ है ये कितनी है, 4 मीटर है। और ये जो सर्कुलर बेड है इसका जो डायमीटर है वो 66 दिया है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसका एरिया बताइए क्या होगा। ये जो हमारा पाथ है, इस पाथ का एरिया बताइए क्या होगा। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दें, है ना, तो छोटे वाले सर्कल का एरिया कैसे निकल जाएगा, हमें इसका डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दिया है, 66। ठीक है। तो इसकी हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, 33 मीटर आ जाएगी। और हमें क्या दिया है, हमें ये पाथ दिया है कितना, 4 मीटर। तो अगर ये पाथ हमें 4 मीटर दिया है, इधर भी 4 और इधर भी 4, तो हमारे पास ये जो टोटल डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का, ये कितना हो जाएगा, 66। यहाँ मैंने नीचे लिखा है, देखिए ये हो जाएगा 66 + 4 + 4 यानी 74। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 37 मीटर आ जाएगी। तो अब मैंने बड़े वाला जो सर्कल है उसका रेडियस आर ले लिया, और जो छोटे वाला सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर ले लिया। अब हमें क्या करना है, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए ये आप लिख दीजिए, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो πr² माइनस π आ जाएगा। पाई कॉमन ले लीजिए। कैपिटल आर कितना आया था हमारा, 37। स्मॉल आर कितना आया था, 33। ठीक है। अब इसमें हमने ये क्या करा है, ये हमने ये फॉर्मूला लगाया है, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू क्या होता है, a + b इंटू a माइनस b। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा। ठीक है, अलजेब्रा वाले चैप्टर में। तो ये हमारे पास ओपन कर दिया हमने इस फॉर्मूले से, और ओवरऑल जो इसको कैलकुलेट करके आएगा वो कितना आएगा, 879.20 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, पाथ का एरिया हो जाएगा। ठीक है। ये ज़रूर लिखिएगा आप, ये अगर आपने नहीं लिखा तो आपका आधा या 1 नंबर कट भी सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। हर एक फिगर के लिए हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है। और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि सपोज आपको ये एक फिगर दे रखी है, इसको हम कितनी बार घुमाएं कि ये वापस इसी पोजीशन पर आ जाए। ठीक है। और सेम इनके लिए है। तो देखिए पहले हमने क्या करा, ये हमारी ओरिजिनल फिगर है,
ठीक है, जो हमें गिवन थी मैंने यहाँ ए ले लिया, यहाँ बी लिया, जिससे आपको डिफरेंस पता रहे, क्योंकि ऐसे देखने में पता नहीं चलेगा। मैंने क्या किया, इसको 180 एंगल पर रोटेट किया। तो जब 180 एंगल पर मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ चला जाएगा, जो कि ये हो गया। ठीक है, अगेन मैंने इसको, अब देखिए अभी हमारे पास वापस वही प्लेस तो नहीं आई ना, ए का ए जो यहाँ था वो यहाँ तो नहीं आया। तो एक बार हमने इसको और रोटेट किया, कितना, 180 पर। तो अब क्या होगा, ये जो बी था वो यहाँ चला जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। तो वापस ये वाली और ये वाली चीज़ सेम हो गई। तो कितनी बार रोटेट किया हमने इसको, 2 बार रोटेट किया। तो इसलिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अगेन जो हमारी सेकंड वाली फिगर है, ये हमारी फिगर है। मैंने यहाँ पे एक डॉट ले लिया इसको समझाने के लिए आपको कि हाँ हम कैसे इसको रोटेट करें। अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या किया है हमने। तो फिर मैंने इसको भी क्या किया, 180 पे रोटेट किया। तो जब मैं 180 पे रोटेट करूँगी तो ये क्या होगा, ये ऐसे यहाँ चला जाएगा, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, तो वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब फिर से मैं इसको 180 पे रोटेट करूँगी तो क्या होगा, अब ये फिर से यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ गया। तो देखिए 2 बार 180 पर रोटेट करने पर ये कितना वापस हमारा किस पे आ गया, उसी पोजीशन पे आ गया। तो इसका भी रोटेशन सिमेट्री क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल की रोटेशन सिमेट्री पूछी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने इस पे भी एक डॉट ले लिया। आप चाहे तो ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए बस। ठीक है, तो मैंने इसको एक बार रोटेट किया। ठीक है, कितने एंगल पर रोटेट कर सकती हूँ मैं इसको, 60 एंगल पे, क्योंकि ये एक हमारे पास सपोज इक्विलेटरल एंगल है। अगर नहीं भी तो ट्राइंगल में इसी तरह से ले सकते हैं। ठीक है, एक बार रोटेट किया हमने तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये। फिर दोबारा रोटेट किया तो यहाँ आएगा, तो 2 बार हो गया। फिर से रोटेट करेंगे तब यहाँ पर पहुँचेगा। तो कितनी बार किया हमने, 1 2 3, 3 बार रोटेट किया। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है ऐड करना है आपको इसे। अब इसको ऐड करिए, हमें 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो एक तो फर्स्ट मेथड है कि आप इनको एज इट इज़ प्लस करके ऐड कर दीजिए। मैंने पहले वाला लिखा प्लस लगा दिया, दूसरे वाला लिखा प्लस लगा दिया। ठीक है, अब आप जो क्या कहते हैं लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लीजिए। तो मैंने एक्स वाले को एक साथ लिख दिया, वाई और वाई वाले को एक साथ लिख दिया, एक्स वाई वाले को एक साथ, यहाँ पर ये एक्स वाई मैंने एक बाद में लिख दिया, फिलहाल इन दोनों को पहले ले लिया। ठीक है, आप चाहें तो यहीं पर एक जगह भी कर सकते हैं, और कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया। अब 14x माइनस 7x क्या होगा, x तो एज इट इज़ ही रहेगा, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है उन्हें सॉल्व करते हैं। तो 14 माइनस 7 कितना होगा, 7। ये प्लस के 10 है और ये माइनस के 10 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करा, -12xy प्लस 8xy एज इट इज़ लिखा अभी, और 4xy को भी इधर ले आए। ठीक है, और -13 प्लस 18 इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो 7x हमारे पास है ही, ये 0 हो गया था। ये 4 और 8 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के 12xy प्लस 12xy और -12xy, फिर कैंसिल हो गए सारे। तो क्या बचा है आपके पास, 7x प्लस 5। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। इसका एक और मेथड है जो आपके लिए और ज़्यादा ईजी रहेगा। जैसे हम सिंपली कॉलम मेथड में 2 3 4 में से 196 माइनस करते हैं, ऐसे माइनस कर दीजिए, है ना। तो ऐसे माइनस करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आपने क्या करा, पहले वाली जो भी हमारी एक्सप्रेशन थी वो लिख दी। नेक्स्ट में आप क्या करिए, जो लाइक टर्म्स हैं उनको उसी के नीचे रखिए। जैसे 14 एक्स के नीचे एक्स की टर्म, वाई के नीचे वाई की, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई की, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। थर्ड वाले में हमें सिर्फ एक्स वाई दिया, तो मैंने एक्स वाई के नीचे एक्स वाई को ही रखा। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, आप चाहो तो 0 लगा दो। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप नहीं भी लगाओगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा +5 आ गया। ये तो हमारा सब कैंसिल हो गया, है ना, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, 14 माइनस 7 7x प्लस 5। तो देखिए ये ज़्यादा ईजी है ना। तो आप इस मेथड से करेंगे मेरे ख्याल से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है, तो ये आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन डाल ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इफ़ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं यहाँ a की जगह क्या रख देती हूँ, 2 रख देती हूँ, और b की जगह -2। तो मैंने a की जगह 2 रख दिया, इस a की जगह फिर से 2 रख दिया, और b की जगह क्या रख दिया, मैंने b की प्लेस पर -2 रख दिया। फिर अगेन b की प्लेस पर मैंने -2 रख दिया। तो 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 हो जाएगा।
फिर 2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 4 आएगा। अगेन -2 की -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस के 4 आएगा। तो +4 -4 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 4। ठीक है। सिमिलरली हमने इसको भी सॉल्व किया। ए की वैल्यू रख दी 2, बी की वैल्यू रख दी -2। तो ए ये हमारा 4 हो गया और ये भी प्लस का 4 हो गया और ये वाला माइनस है। तो 4 - 4 इज़ 0। तो ये आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन राइट एंगल एट एम गिवन डेट एल एन इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एम एन इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आप रफली बना लीजिए ऐसे पहले अपने मन में कि एम पर हमें राइट एंगल चाहिए तो एल एम एन। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है, एल एन दे रखी है, एम एन दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, स्केल से एक 3 सेंटीमीटर की एम एन लाइन ड्रॉ करिएगा। क्या करिएगा, एम एन। फिर आपको क्या करना है, इस एम एंगल पर 90 का एंगल बनाना है। कैसे करना है, यहाँ पर आप अपने कंपास की निडल रखिएगा और यहाँ से एक आर्क लगाइएगा ऐसे, फिर यहाँ रखिएगा, यहाँ से एक लगाएंगे ऐसे। 90 का एंगल तो आपको बनाना आता ही होगा, वैसे ही हम 90 का एंगल बनाए। फिर यहाँ से रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, यहाँ से रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे निडल, फिर यहाँ लगाएंगे। तो ये 90 का एंगल बन गया, है ना। अब आपको क्या दिया है, एल एन कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल से 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेंगे और इस पर निडल रखते हुए एन पर यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, हमें एल एन मिल जाएगा। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री। एम एन कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, एल एन कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। और जो जो भी आपने कंस्ट्रक्टेड जैसे जैसे स्टेप वाइज किया है उसको भी आप उन स्टेप्स को लिखिएगा ज़रूर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एम एन इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, देन उसके बाद आपने एम पर 90 का एंगल बनाया, देन उसके बाद आपने एन से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया। तो ये सब कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लेट एल बी ए लाइन एंड पी बी ए पॉइंट नॉट ऑन एल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हमारे पास एल एक लाइन है, ठीक है, और P एक पॉइंट है जो कि इसके ऊपर नहीं है, ये L, P ये पॉइंट हो गया। ठीक है, थ्रू P ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L। P से होते हुए हमें L के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है M। ठीक है, ये सपोज मैंने, नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। अब Q पर हम कोई भी पॉइंट ले लें, सॉरी L पर हम कोई भी पॉइंट है Q ले लें और क्या करना है, P को Q से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M। अब M पर हम कोई भी एक पॉइंट चूज कर लें, M पर कोई भी एक पॉइंट हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, थ्रू R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ। अब आप R से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करिए। अच्छा, आप ये मत सोचिए कि यहीं लेना है, इसको आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ लेंगे तो फिर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आपकी इच्छा है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने यहीं पर क्यों लिया है। लेट दिस मीट L एट S। अब ये इस L को कहाँ पर मीट कर रही है, S पर। तो व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस एनक्लोज। ये जो हमारे पास, कलर चेंज करके बताती हूँ मैं आपको, ये जो हमारे पास फिगर बन रही है, इस फिगर का नाम पूछ रहे हैं कि ये शेप कौन सी है। तो ये शेप हमारे पास कौन सी बन रही है, बताइए बताइए जल्दी से। पैरेलल लाइन से पैरेललोग्राम। क्या बन रही है, पैरेललोग्राम। इस शेप का नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, अ वेरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ वेरांडा। एंड सेकेंड है, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वेरांडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हमें क्या दिया है, हमने मान लिया कि ये एक आपको क्या दे रखा है, रूम दे रखा है। इसके बाहर ये हमने एक ये वाला ये वेरांडा बना दिया। ठीक है, अब ये जो रूम है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें 5.5 और 4 मीटर दे रखी है। और ये जो वेरांडा बना है, ये वेरांडा की जो विड्थ है ये 2.25 मीटर है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है और इसकी जो सीमेंटिंग होनी है, यानी यहाँ जो फर्श डलना है, उसका हमें कॉस्ट बताना है कि कितना कॉस्ट आया, अगर 200 पर मीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो रूम की लेंथ हमें कितनी दी है, 5.5, विड्थ कितनी दी है, 4 मीटर।
ठीक है, और ये विड्थ कितनी दे रखी है वेरांडा की 2.25 मीटर। ठीक है, और कॉस्ट क्या दी है सीमेंटिंग की, ये जो गिवन था वो लिख दिया मैंने। लेंथ ऑफ रूम विद वेरांडा, अब ये जो हमारा रूम है यानी ये वाली जो लेंथ है विद वेरांडा बोल रहे ना हम, तो यहाँ देखिए ये वाली हमारी कितनी थी 5.5 है ना, यहाँ से कितना मिला 2.25, इधर से भी कितना है ये 2.25, तो ये सब ऐड हो जाएंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गई, ये जो लेंथ है वो आ गई 10 मीटर। ठीक है, सिमिलरली विड्थ निकालेंगे। अब देखिए विड्थ में इधर भी 2.25 है, इधर भी 2.25 है और ये 4 मीटर, तो इसमें भी हम ये दोनों 2.25 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास विड्थ आ जाएगी। अब हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रूम विद वेरांडा, वेरांडा के साथ रूम का एरिया क्या होगा, यानी ये वाला जो है ये एरिया क्या होगा, तो ये एरिया के लिए हम लेंथ और विड्थ हमने जो अभी निकाली है 10 और 8.5 वो हम ले लेंगे, तो ये हमारे पास विद वेरांडा एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ रूम क्या होगा, जो अंदर यानी छोटे वाला जो हमारा स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा 5.5 इंटू 4, तो ये हमने 5.5 इंटू 4 ये हमने एरिया ऑफ रूम निकाल दिया। हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ वेरांडा फर्स्ट पार्ट में, तो एरिया ऑफ वेरांडा निकालने के लिए एरिया ऑफ रूम विद वेरांडा यानी बड़े वाले जो रेक्टेंगल है उसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देना है, तो हमने बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर दिया, तो 63 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ वेरांडा आ गया। अब हमें क्या करना है कि उस पर सीमेंटिंग करनी है, ये जो हमारा यहाँ पर हमें फर्श भी डालना है, तो उसकी कॉस्ट बतानी है, तो पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 200 है, तो 63 मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, हम 63 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कॉस्ट निकालने के लिए हम एरिया इंटू जो भी हमें रेट दिया होता है वो कर देते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12,600 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन सी आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुए हों क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं इसका सेक्शन डी डालूँ आपको वो जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।